हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल एफ, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस सेशन में हम समझेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, स्वैप्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज के कॉन्सेप्ट्स। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज प्लस मैकमिलन के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल एफ, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपने बीएफएम के अंदर इसका नाम सुना होगा, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक बहुत ही कॉमन टर्म है ना। तो चलिए मैं बताती हूं आपको क्या होता है डेरिवेटिव। सोचो एक फार्मर है और एक ब्रेड का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि फार्मर को टेंशन हो गई कि 4 महीने बाद तो वीट का प्राइस गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो भाई मुझे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर जो है, जो ब्रेड बनाता है, वो डर रहा है कि प्राइस बढ़ गया तो उसको महंगा वीट खरीदना पड़ेगा। दोनों मिल जाते हैं और दोनों कहते हैं चलो एक डील करते हैं, ठीक है। चलो हम दोनों मिलकर एक डील करते हैं। क्या डील करेंगे? अब 4 महीने बाद वीट 2000 रुपए पर टन पर ही बाया सेल करते हैं, ठीक है। चाहे मार्केट का प्राइस कितना भी हो, हम क्या करेंगे, हम 2000 रुपए पे ही खरीदेंगे और 2000 रुपए पर ही बेचेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट का प्राइस हो गया 2500, तो मैन्युफैक्चरर को तो फायदा हो गया, अच्छा हुआ मैंने डील कर ली, मुझे तो 2000 की चीज मतलब 2500 की चीज 2000 में मिल गई। और मार्केट प्राइस 1500 रुपए हो गया, तो फार्मर खुश हो रहा है कि अरे देखो 1500 रुपए हो गया, अच्छा हुआ मैंने 2000 रुपए पे डील कर ली। तो दोनों ने एक्चुअल वीट भी एक्सचेंज नहीं किया और सिर्फ एक एग्रीमेंट किया, और जिसका वैल्यू डिपेंड करता है वीट के फ्यूचर प्राइस पर। और यही है डेरिवेटिव, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू किसी और चीज से डिराइव होता है, उसी को डेरिवेटिव कहा जाता है। एक डेरिवेटिव एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव्ड होती है, फिर चाहे वो कमोडिटीज हो, स्टॉक्स हो, बॉन्ड हो, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, इंडाइसेस, कुछ भी हो। डेरिवेटिव की खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट पर। इसको किया जाता है कि ठीक है, इन फ्यूचर अगर रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि रिस्क होगा, तो प्रोटेक्शन लेने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड, जो आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। इनमें से कौन सा बताता है इकोनॉमिक एसेंस क्या है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का? देखो, डेरिवेटिव रिस्क को खत्म नहीं करता, बस एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर ट्रांसफर कर देता है। टोटल रिस्क सिस्टम में सेम रहता है, लेकिन सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है। यहां रिस्क क्रिएट नहीं करता, लेवरेज एम्प्लीफाई करता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिस्क ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है ये। ये ट्रांसफर करता है एग्जिस्टिंग रिस्क को ऑल्टर किए बिना टोटल लेवल ऑफ रिस्क को सिस्टम के अंदर। अब बात आती है नोवेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एक सॉफ्ट तरीके से समझते हैं। सोचो, डेरिवेटिव एक लीगल एग्रीमेंट गेम है, ठीक है, वो भी दो प्लेयर्स के बीच में खेला जा रहा है। एक तो बायर हो गया जो जिसकी पोजीशन ही लॉन्ग होती है, एक सेलर हो गया जिसकी पोजीशन शॉर्ट होती है। अब दोनों ने मिलकर कहा चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें मेंशन्ड है कि क्या बाय करेंगे और क्या सेल करेंगे, कब करेंगे और किस प्राइस पर करेंगे। अब ये सब जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया, वो हो गया लीगली बाइंडिंग। अब यहां पर आया एक ट्विस्ट, आपको फुल पैसा तो यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे आप सेलर हो या बायर हो। थोड़ा सा मार्जिन ही यहां पर, थोड़े से मार्जिन से बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, इसी को बोलते हैं लेवरेज। यहां पर ये एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो भी
बायर और सेलर के बीच का। ठीक है, फिर दूसरा हम ये बोल सकते हैं ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, एग्रीमेंट जो है वो लीगल बाइंड हो गया, अब इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दो तरीके के कमिटमेंट्स होते हैं, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में क्या होता है, फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप। एक होता है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट में क्या होता है, ऑप्शन। ऑप्शन इन द सेंस कि अगर ऑप्शन के बायर को लग रहा है कि मुझे फायदा है तो वो एक्सरसाइज कर लेगा, वरना तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसको लग रहा है, इसीलिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का बेसिकली वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि कॉल ऑप्शन कब यूज करना है, पुट ऑप्शन कब यूज करना है। अब इसमें क्या है, आपको बहुत ही लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एग्रीमेंट पर राजी होना है, एक ऐसी पार्टी को ढूंढना है जिसकी प्रॉब्लम सेम हो और वो एग्रीमेंट बना ले। ठीक है, एंड देन अनेबल करता है ये शॉर्ट सेलिंग को, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज को भी। सो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नोवेशन का है डेरिवेटिव्स मार्केट में? देखो, नोवेशन का क्या मतलब है, ओरिजिनल बायर सेलर की जगह क्लियरिंग हाउस में आ जाता है। क्लियरिंग हाउस के हाथ में है कि वो पेमेंट करा के देगा। क्लियरिंग हाउस बन जाता है, क्लियरिंग हाउस जो है वो बन जाता है बायर हर एक सेलर के लिए, सेलर हर एक बायर के लिए, और इससे जो क्रेडिट रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो मतलब ऑप्शन ए क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट करना अंडरलाइंग एसेट का किसी अनदर एसेट से, तो अंडरलाइंग चेंज नहीं होता है। रिप्लेसमेंट कर देना एक काउंटर पार्टी का क्लियरिंग हाउस से बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेटलमेंट तो देखो अलग ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। और कन्वर्जन करना ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट में, देखो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली दो पार्टीज के बीच में होते हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो उनकी मर्जी से कस्टमाइज हो सकते हैं। ठीक है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो कस्टमाइज हो सकते हैं। जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है, कस्टमाइज नहीं होती, एक्सचेंज और जो पार्टी है उसके बीच में होंगे, वो दोनों मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे। और इसमें क्या होता है कि ये कस्टमाइज्ड नहीं होते, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है ना, वो बेसिकली पब्लिक होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमारा जो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स है उसके अंदर मेन डिफरेंस यही है, ओटीसी का और हमारे स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, सो नोवेशन का मतलब क्या हो गया, अब ओरिजिनल बायर सेलर तो ठीक है, उसकी जगह पर क्या आ गया, क्लियरिंग हाउस आ जाता है। क्लियरिंग हाउस आ जाता है मतलब क्लियरिंग हाउस सेलर बन जाएगा हर एक बायर के लिए, बायर बन जाएगा हर एक सेलर के लिए, इससे क्रेडिट रिस्क रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब कौन सा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन का? देखो, आप सोचो, आप एक ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही वेल मैनेज्ड मंडी में जा रहे हो। ठीक है, अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पर स्टैंडर्डाइज्ड है, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी सेम एक्सपायरी सब कुछ सेम है, लेकिन बीच में एक क्लियरिंग हाउस है जो गारंटी देता है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी चीटिंग नहीं होगी, सब चीज ट्रांसपेरेंट है। सो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स वही वही स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वही स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बेसिकली ट्रेड होते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस पर। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या है, आपको हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको क्लियरिंग हाउस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन भी चाहिए, क्रेडिट रिस्क जो है वो मिनिमाइज्ड किया जा सकता है क्लियरिंग हाउस की मदद से। ठीक है, सो अगर हम बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो स्टैंडर्डाइजेशन की मदद से हमारी लिक्विडेशन बढ़ती है, क्लियरिंग इजी होती है, साथ ही साथ कस्टमाइजेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, देखो मार्जिन तो इंपॉर्टेंट है ही रिस्क को मैनेज करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। फिर ओटीसी मार्केट्स, देखो ओटीसी मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। आप सोचो, आप एक्सचेंज के बाहर जाकर डायरेक्ट डील कर रहे हो, ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट 37,500 या कोई भी एग्जैक्ट क्वांटिटी ले सकते हैं उसके यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे तो पूरी अपने हिसाब से टर्म्स चाहिए। अब आप क्या करोगे, ब्रोकर के थ्रू किसी और पार्टी को डील कर सकते हो, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। ये जो होते हैं ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेटली नेगोशिएटेड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर प्राइवेटली कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनके बेसिकली जो कस्टमाइज हो जाएंगे पार्टीज की मदद से, पार्टीज की डिमांड के हिसाब से, बहुत ही कम रेगुलेशन रहता है इसमें, डीलर और ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व रहता है, इसी वजह से रिस्क भी हाई रहता है इसके अंदर। दूसरा, ये बहुत सूटेबल है जो बहुत बड़ी और लार्ज और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस की जाती है उनके लिए। सो इनमें से कौन सा जस्टिफाई कर रहा है डोमिनेंस ओटीसी मार्केट्स का नोशनल डेरिवेटिव वॉल्यूम के अंदर ग्लोबली? देखो सबसे बड़ा एडवांटेज ओटीसी का ये है कि वो कस्टमाइज हो जाता है, फर्म्स अपनी एग्जैक्ट रिस्क के अकॉर्डिंगली, अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं, और यही सबसे बेस्ट है ओटीसी के लिए। यहाँ पर इनको बना बनाया मतलब कोई भी एक्सचेंज के साथ नहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जितना ओटीसी के अंदर मिलती है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एबिलिटी टू कस्टमाइज द कॉन्ट्रैक्ट्स टू स्पेसिफिक रिस्क एक्सपोजर्स। अब कौन सा सिनेरियो बताता है प्योर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के बारे में? प्योर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या होती है? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ही क्या होती है? क्या होती है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? देखो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि सोचो डेरिवेटिव्स एक नाइफ है, ठीक है, और ऐसा नाइफ है जो बेसिकली फाइनेंशियल स्विस नाइफ है, ठीक है। अब कंपनी है एक जिसमें डॉलर में पेमेंट रिसीव होगी, उसको रिस्क है एक्सचेंज रेट का, तो वो क्या करेगा, डेरिवेटिव्स का यूज करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दूसरा ट्रेडर है वो सोच रहा है कि यार ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो वो डेरिवेटिव लेकर स्पेकुलेशन कर लेगा। तीसरा स्मार्ट ट्रेडर है वो देखता है कि अरे सेम एसेट दो जगह पर डिफरेंट प्राइस पर मिल रहा है, चलो ठीक है यहां से प्रॉफिट कमाते हैं, वो दोनों जगह ट्रेड करके रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा लेगा। वो क्या करेगा, एक मार्केट से जहां पर उसको लग रहा है कि सस्ता है वहां से उठाएगा और महंगी मार्केट में बेचाएगा, ठीक है। सो जो मेन यूज होता है डेरिवेटिव का वो क्यों होता है, रिस्क को हेज करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और आर्बिट्रेज के लिए भी यूज होता है। इसीलिए आर्बिट्रेज एक रिस्क फ्री प्रॉफिट है, वो भी नेट इन्वेस्टमेंट के बिना। और दूसरा, अगर फ्यूचर कभी ओवर प्राइस हुआ तो यहां पर स्पॉट बाय करके फ्यूचर में बेच देंगे, इससे प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। सो इसीलिए यहां पर
बाइंग करना एसेट को स्पॉट मार्केट में और उसको फ्यूचर मार्केट में बेच देना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ओवर प्राइस करके बेच देना ही सही आंसर है। इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की है कंपेयर टू फ्यूचर? एक ही डिफरेंस है, बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देखो, जो हमारे बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहां पर क्या होता है, फॉरवर्ड में स्टार्ट में ही पैसा एक्सचेंज तो नहीं होता, लेकिन फ्यूचर्स में मार्जिन पर होता है। ठीक है, अब क्या है, इनिशियल कैश फ्लो हमारे फॉरवर्ड में कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट जो कि डेरिवेटिव का एक टाइप ही है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, इसमें बेसिकली आगे के लिए कॉन्ट्रैक्ट को लॉक कर दिया जाता है आज के रेट पर। एक ये ओटीसी है हमारा, मतलब ओवर द काउंटर ही होता है, फ्लेक्सिबल वाला ही है, इसमें आज के प्राइस पे फिक्स कर दिया जाता है फ्यूचर के प्राइसेस को। अगर किसी को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गिर जाएगा तो ये यहाँ पर क्या करता है, आज ही लॉक कर देगा। ठीक है, और कस्टमाइज्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें कोई पैसा तो स्टार्टिंग पर कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ इनिशियल कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट के इनिशिएशन पर एब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब इकोनॉमिक फंक्शन, प्राइमरी इकोनॉमिक फंक्शन डेली मार्क टू मार्केट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? देखो, जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, फॉरवर्ड हमेशा ध्यान रखना है कि ओटीसी है, फ्यूचर क्या है, ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, इसके अंदर क्लियरिंग हाउस की गारंटी मिलती है, हाई लिक्विडिटी होती है क्योंकि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें मार्जिन की भी जरूरत होती है और रोज सेटलमेंट होता है। मार्क टू मार्केट है, मार्क टू मार्केट आपने बहुत बार इस टर्म को सुना होगा। क्या होता है मार्क टू मार्केट? बेसिकली मार्क टू मार्केट एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड है जो एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करता है और पोर्टफोलियो को रिकॉर्ड करता है अपने करंट मार्केट प्राइस पर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव है जो डेली सेटलमेंट करते हैं, हाई लिक्विडिटी करते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, डेली सेटलमेंट मतलब डेली प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना, और यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, रिड्यूस करना काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क को। यही फंक्शन है, मेन फंक्शन है। अब कुछ मैकमिलन के क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले, अभी आपको पता चल गया होगा डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आते हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप, ऑप्शन के अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। अब ये बताना है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव से हमारी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड है। देखो, ओवर द काउंटर का मतलब ही होता है डायरेक्ट डील करना बिना एक्सचेंज के। कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, लेस पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए ये थोड़ा सा लेस ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी डील्स होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, डिटेल पब्लिक डील्स नहीं होती हैं एक्सचेंज की तरह। सो ओटीसी के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो कि ये कस्टमाइज्ड होते हैं, प्लस प्राइवेट होते हैं, प्लस लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो सी ऑप्शन इसको करेक्ट बना देंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स को? अगर हम ओवर द काउंटर डेरिवेटिव से कंपेयर करें, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर
more likely to have देखो, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? वो है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, क्वांटिटी, एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट साइज, सब कुछ फिक्स रहता है। यहां पर सिर्फ हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? ये स्टैंडर्डाइज्ड है, लिक्विड है, और साथ ही साथ यहां पर लो क्रेडिट रिस्क है, जिसकी वजह से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। इनमें से कौन सा डेरिवेटिव कॉन्टीजेंट क्लेम माना जाता है? कॉन्टीजेंट क्लेम मतलब एक तरीके से इमरजेंसी वाला। देखो, यहां पर कॉन्टीजेंट क्लेम का क्या मतलब हो गया? ऑब्लिगेशन तो नहीं है, पे ऑफ पर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, किसी कंडीशन पर बेसिकली यहां पर पे ऑफ डिपेंड करता है। अब फॉरवर्ड में तो ऑब्लिगेशन नहीं होती, ना ही फ्यूचर में होती है, तो ऑल तो अपने आप चला गया, इसीलिए ऑप्शन सही है। यहाँ पर राइट तो होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती, ये कंडीशन बेस्ड होता है। ऑप्शन में राइट तो होता है बट नॉट ऑब्लिगेशन, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। कॉल ऑप्शंस, किस तरीके का डेरिवेटिव है कॉल ऑप्शन? देखो, ये बात हमें समझने वाली है, जहां पर कॉल ऑप्शन में क्या होता है? राइट टू बाय होता है, अधिकार है खरीदने का बट नॉट ऑब्लिगेशन, ये होता है हमारा कॉल ऑप्शन में। लेकिन पुट ऑप्शन में क्या होता है? राइट टू सेल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? अगर हम सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है, बायर के पास राइट तो है, ऑब्लिगेशन नहीं है उसको खरीदने की। परफेक्ट डेफिनेशन है ये कॉल ऑप्शन की, मतलब ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो गया। इनमें से कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है डेरिवेटिव मार्केट में? कौन यूज कर सकता है डेरिवेटिव्स का? देखो, डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो तीन तरीके के प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे हेजर्स, स्पेक्यूलेशन, और अपने मार्केट मेकर्स। मतलब हेजर्स का क्या काम है? हेजर्स का काम है रिस्क को कम करना। ठीक है, स्पेकुलेटर्स का काम है प्रॉफिट कमाने के लिए नया रिस्क ले लेना। वही मार्केट मेकर्स का क्या काम है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, बाय और सेल के कोट्स दे देते हैं। इसीलिए यहां पर ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट है। तो ओटीसी से आपने क्या सीखा? लेस ट्रांसपेरेंट, कस्टमाइज्ड होते हैं। एक्सचेंज मतलब स्टैंडर्डाइज्ड और लिक्विड होते हैं। कॉन्टीजेंट क्लेम में ऑप्शंस में मिलता है, कॉल ऑप्शन में राइट मिलता है खरीदने का। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और मार्केट मेकर्स। So option D is correct here. So what is the meaning of future contract? See, always keep this thing in mind that future contract and forward contracts are different. Future contracts are standardized contracts which basically traded on exchange, right? But forwards are the customized contracts where all the deals happen between the two parties and it is a completely customizable type of contract, right? That is the biggest main difference between the futures and the forwards. Okay, now the thing is that what is the meaning of this future contract? Let me explain you with the help of a story. सोचो कि रमेश एक फार्मर है और एक सुरेश है जो कि एक ट्रेडर है। अब रमेश को डर लग रहा है कि फ्यूचर में जो चावल है उसका प्राइस गिर सकता है। सुरेश को लगता है कि प्राइस तो बढ़ेगा।
दोनों आज ही डील कर लेते हैं। 3 महीने बाद 6,000 रुपए पर टन पर राइस बाय और सेल करेंगे। अब ट्विस्ट क्या आया, ये डील नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक्सचेंज पर होती जैसे एनएसई पर, और बीच में गार्जियन होता तो वो गार्जियन क्लियरिंग हाउस होता। अब हर दिन प्राइस चेंज होता है और प्रॉफिट और लॉस डेली सेटल होता है, इसलिए कोई लास्ट डे का शॉक ही नहीं है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है जो एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, जहां पर दो पार्टीज बेचने और खरीदने के लिए मान जाती हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट को, वो भी पहले ही उस प्राइस को प्रीडिटरमाइन कर लेती हैं फ्यूचर डेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर डेली सेटलमेंट होता है, एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है, साथ ही साथ क्लियरिंग हाउस की गारंटी भी होती है। तो इनमें से कौन सा कैप्चर करता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डेली मार्किंग टू मार्केट इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? देखो, डेली मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है, हर दिन प्रॉफिट या लॉस को सेटलमेंट करना। इससे कोई बड़ा लॉस एक्यूमुलेट नहीं होता, डिफॉल्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन लार्ज लॉसेस का ओवर द टाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो रिस्क का टाइप क्या है, क्रेडिट रिस्क। फ्यूचर जो है वो लिक्विडिटी रिस्क उसका टाइप है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉरवर्ड में हाई होती है, फ्यूचर में लो होती है। लिक्विडिटी फॉरवर्ड में लो होती है, फ्यूचर में हाई होती है। सेटलमेंट फॉरवर्ड में एंड में होता है, फ्यूचर में रोज होता है। काउंटर पार्टी फॉरवर्ड में डायरेक्ट होती है, क्लियरिंग हाउस मतलब फ्यूचर में क्लियरिंग हाउस होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट बताता है फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? देखो, फॉरवर्ड मतलब प्राइवेट डील, वो भी दो लोगों के बीच में, ठीक है, प्राइवेट डील हो गई। फ्यूचर मतलब डील तो हुई है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के साथ और पुलिस मतलब एक तरीके की सिक्योरिटी के साथ, मतलब क्लियरिंग हाउस की गारंटी के साथ। तो अगर काउंटर पार्टी भाग गया तो ये प्रॉब्लम आ सकती है फॉरवर्ड के अंदर, और अगर प्राइस अगेंस्ट गया तो पार्टी डिफॉल्ट कर जाएगी। जबकि फ्यूचर के अंदर क्या है, एक्सचेंज बीच में होता है, क्लियरिंग हाउस की गारंटी होती है, मार्जिन सिस्टम भी होता है। फॉरवर्ड फ्लेक्सिबल तो है लेकिन रिस्की भी है, वहीं फ्यूचर सेफ है लेकिन रिजिड है, और यही यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा, फ्यूचर जो है वो इजीली और बाय किया जा सकता है, कभी भी बेचा खरीदा जा सकता है, ओपन पोजीशन लेकर एग्जिट भी किया जा सकता है। फॉरवर्ड में एग्जिट बहुत मुश्किल होती है, काउंटर पार्टी को ढूंढना पड़ता है। वहीं रिस्क का स्ट्रक्चर फॉरवर्ड के अंदर क्या है, क्रेडिट रिस्क हाई होता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर मार्जिन और एमटीएम क्रेडिट रिस्क को नेग्लिजेंट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि एक कोई ट्रेड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ को एक्सप्लेन करता है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में? देखो, फ्यूचर्स हमारे सेफ हैं क्योंकि लो क्रेडिट रिस्क है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। फॉरवर्ड हमारे फ्लेक्सिबल है लेकिन रिस्की है, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। फ्यूचर रिड्यूस क्रेडिट रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब एक ट्रेडर ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हाई लेवरेज के साथ, तो कौन सा रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा डेली मार्किंग टू मार्केट की वजह से? देखो, तुमने फ्यूचर लिया, ठीक है, अब आपने फ्यूचर लिया, ब्रोकर बोलता है फुल 12 लाख रुपए नहीं देना, बस 60,000 रुपए का मार्जिन दे दो। ये क्या है, लेवरेज। अब डेली का गेम शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ पैसा ऐड, लॉस हुआ पैसा कट, और अकाउंट बहुत गिर गया तो मार्जिन कॉल आ जाएगी, पैसे डालो वरना पोजीशन बंद हो जाएगी।
तो मार्जिन कॉल क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि फ्यूचर में जो लिवरेज है वो हाई होता है, स्मॉल प्राइस चेंज से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तीन तरीके के मार्जिन होते हैं। इनिशियल मार्जिन जो एंट्री के टाइम पर मेंटेन किया जाता है, मेंटेनेंस मार्जिन जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है, वेरिएशन मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा पैसे। तो फ्यूचर जो है वो उसको चाहिए इनिशियल मार्जिन प्रोडक्ट। डेली प्रोडक्ट लॉस एडजस्ट होते हैं मार्क टू मार्केट के थ्रू। अगर बैलेंस ज्यादा हो गया, मतलब बैलेंस कम हो गया मेंटेनेंस मार्जिन से, तो मार्जिन कॉल होती है। फेलियर मतलब पोजीशन का लिक्विडेशन। तो फ्यूचर रिस्क मतलब क्रेडिट रिस्क लो लेकिन लिक्विडिटी रिस्क हाई। तो अगर एक ट्रेडर एंटर करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हाई लेवरेज के साथ, तो कौन सा यहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है ड्यू टू मार्क टू मार्क, मतलब मार्किंग टू मार्केट की वजह से। देखो, एमटीएम और मार्जिन कॉल मतलब अगर लॉस होता है इमीडिएट पैसा डालना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं है तो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। यही है लिक्विडिटी रिस्क। सो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक छोटा सा केस स्टडी यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए, आई होप दैट इट इज विजिबल। यहां पर लिखा है एक ट्रेडर एंटर करता है लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन में राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फ्यूचर प्राइस है 6000 पर टन, लॉट का साइज है 10 टन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 20, इनिशियल मार्जिन है 5%। अब डे 1 पर क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होके 6100 पर टन हो गया। डे 2 पर प्राइस गिर गया और 5950 पर टन हो गया। मेंटेनेंस मार्जिन यहां पर 75% है इनिशियल मार्जिन का। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है डे 2 के बाद? सॉल्व करते हैं इसको। अब सबसे पहले इनिशियल मार्जिन को लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कितनी है 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, अब इनिशियल मार्जिन निकालेंगे इसका, जो कि कितना है 5%। सो 5% ऑफ 12 लाख, यहां पर हमारा आंसर कितना आएगा 60,000, राइट। तो प्राइस चेंज कितना हो रहा है, देखो प्राइस चेंज यहां पर अगर आप देखो 60,000, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 6100 पर टन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6000 प्राइस है, 6100 हो गया, यहाँ पर 6100 माइनस 6000, 100 रुपए चेंज हो गया, मतलब 100 रुपए प्राइस इंक्रीज हो गया, 100 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ, अब 100 रुपए का फायदा हो गया मतलब गेन हो गया। गेन कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे यहाँ पर 20 कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब ये हो गया 20,000 का फायदा। और 20,000 रुपीज हमारे किस में ऐड हो जाएंगे, इस इनिशियल मार्जिन में। तो ये बन जाएगा हमारा 80,000, बैलेंस बन गया 80,000 का। अब डे 2 क्या हुआ, लॉस हो गया। डे 2 हो गया लॉस, कितना लॉस हुआ है 5950।
6100 प्राइस था, 5950 बन गया, 150 रुपए का लॉस हो गया। तो 150 रुपए का लॉस निकालेंगे 10 कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 20 के हिसाब से ये हुआ 30,000 रुपीज का लॉस। मतलब 80,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो आया 50,000, इतने का लॉस हो गया। तो हम अपने मार्जिन, जो हमारा मार्जिन है, जो मार्जिन अकाउंट है, उसी में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 50,000। अब मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, मेंटेनेंस मार्जिन निकालना है तो हम निकालेंगे 75% हमें दिया है यहाँ पर इनिशियल मार्जिन का, तो 75% वो भी 60,000 का, तो कितना हो गया, ये हो गया 45,000। अभी करंट बैलेंस तो हमारा 50,000 है और मार्जिन है चाहिए 45,000 का, तो मतलब ज्यादा ही है, तो मार्जिन कॉल तो होगी ही नहीं, कोई मार्जिन कॉल नहीं की जाएगी। इसका मतलब अब लॉस होता है तो उसका मतलब ही नहीं मार्जिन कॉल आएगा। मार्जिन कॉल तब आता है जब बैलेंस कम हो जाए मेंटेनेंस मार्जिन से। तो हमेशा ध्यान रखना है मार्जिन कॉल तभी ट्रिगर होता है जब मार्जिन बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम होता है। मार्जिन कॉल इनिशियल मार्जिन में से करंट बैलेंस को माइनस करते हैं तब होता है। लॉस हुआ है, अकाउंट अभी भी सेफ जोन में है, क्लियरिंग हाउस को रिस्क नहीं लग रहा। अगर बैलेंस 40,000 रुपए होता तो मार्जिन कॉल यहां पर 20,000 रुपए होता। ठीक है। अब एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो एक बॉन्ड पोर्टफोलियो को होल्ड करता है 98.45 लाख। वो चाहता है हेज करना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके। पोर्टफोलियो वैल्यू दे रखी है 98.45 लाख, फ्यूचर प्राइस है 7.3, कॉन्ट्रैक्ट साइज है 2000 यूनिट्स। तो कितने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड हियर? देखो फ्यूचर का प्राइस कितना है यहां पर 7.3 रुपीज है, वो भी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पर, 100 रुपीज की फेस वैल्यू पर। ठीक है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू पर, 100 रुपीज की फेस वैल्यू आप मान सकते हो यहां पर। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, 7 एक्चुअल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो 2000 की है, तो 7.3% हम निकालेंगे 2000 का। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया ₹146। अब पोर्टफोलियो बॉन्ड का वर्थ कितना है 984500 लिख सकते हैं इसको, 3 zeros। अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको अगर हम 146 से डिवाइड कर दें, पोर्टफोलियो वैल्यू को अगर हम वैल्यूज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड कर दें, ये तो एक का है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,46,000, क्योंकि वैल्यूज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पोर्टफोलियो वैल्यू को हम वैल्यूज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्यों 1000 से किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोटेड है 100 फेस वैल्यू टर्म्स में। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया 7, अप्रोक्स 7 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे। क्लियर? इनमें से कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अलग बनाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को? अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आपको अलग बनाना है तो सिंपल उसका एक ही आंसर है, फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों हैं तो सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन मेन डिफरेंस फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, डेट और टर्म्स सब फिक्स होता है। फॉरवर्ड में कस्टमाइजेशन होता है, पार्टीज अपनी मर्जी से टर्म्स डिसाइड करती हैं। सो दैट्स वाई यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन जहां भी आपको दिखे मतलब बात हो रही है फ्यूचर की। सो दैट्स वाई ऑप्शन
करेक्ट हो गया यहां पर बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा फ्यूचर से एड्रेस होता है अगर हम कंपेयर करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से? तो कौन सा रिस्क बेसिकली? देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, हाई क्रेडिट रिस्क होता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होता। क्यों नहीं होता फ्यूचर में? क्योंकि वहां पर क्लियरिंग हाउस बीच में आ जाता है। ठीक है, अब क्लियरिंग हाउस बीच में आ जाएगा तो हाई क्रेडिट रिस्क तो होगा ही नहीं। मार्जिन और एमटीएम सिस्टम यहाँ है, डिफॉल्ट होने के जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट जीरो ही होते हैं। सो इसीलिए फ्यूचर रिड्यूस करता है क्रेडिट रिस्क को, ना कि मार्केट रिस्क को। इसीलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर एक्सचेंज इंश्योर्स टू रिड्यूस डिफॉल्ट रिस्क बाय अ सिस्टम ऑफ, देखो एक्सचेंज का मेन वेपन कौन है? इनिशियल मार्जिन, डेली मार्क टू मार्केट, मार्जिन कॉल। इससे लॉस एक्यूमुलेट नहीं होता, डिफॉल्ट होने के चांस बहुत कम है। सो डिफॉल्ट को कंट्रोल करना मतलब मार्जिन प्लस मार्क टू मार्केट, दैट्स व्हाई मार्जिनिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर है। मार्जिन कॉल्स बनती हैं, मार्जिन कॉल्स आर मेड। सो देखो, मार्जिन सिस्टम में दो लेवल होते हैं। एक तो होता है हमारा इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। अगर मार्जिन का बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम है तो मार्जिन कॉल आएगा। नील बैलेंस तो बहुत लेट हो गया, बिलो इनिशियल मार्जिन रॉन्ग है। मार्जिन कॉल की लिमिट ये एक वेग टर्म है, मतलब मेंटेनेंस मार्जिन का ब्रीच हुआ तो मार्जिन कॉल आएगा ही आएगा। इसीलिए यहां पर ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। Contango refers to the situation where, contango किस सिचुएशन को बोला जाता है? contango का मतलब होता है जब फ्यूचर का प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा, उसे बोलते हैं contango। क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस, ये कॉस्ट ऑफ कैरी को ऐड करते हैं। कंटेंगो मतलब फ्यूचर महंगा है, बैकवर्डेशन मतलब फ्यूचर सस्ता है। सो इसीलिए हम यहाँ पर आंसर ए करेक्ट मानेंगे। अगर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं जो हमारा कंटेंगो और बैकवर्डेशन का टॉपिक है, मतलब ठीक है इंपॉर्टेंट है। सिंपली सोचो कि आप एक ऑयल ट्रेडर हो। अगर ऑयल आज 70 रुपए है, फ्यूचर में 75 होगा। क्यों? क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगी, इंश्योरेंस लग जाएगा, इंटरेस्ट का कॉस्ट लग जाएगा। अब रिवर्स में फ्यूचर प्राइस 65 क्यों कम? क्योंकि ऑयल अभी जरूरी है, सप्लाई कम है, डिमांड हाई है, तो वो बैकवर्डेशन है। मतलब बैकवर्डेशन के जो ड्राइवर्स होते हैं वो कौन होते हैं कि अभी हाई डिमांड है, कन्वीनियंस, यील्ड और लो इन्वेंट्री है। सो इसीलिए बैकवर्डेशन का मेन रीजन होता है इन्वेंट्री लो है, कमोडिटी की इमीडिएट नीड है, कन्वीनियंस, यील्ड हाई है और फ्यूचर का प्राइस नीचे है। सो इसीलिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन, सो इफ आई गिव यू द ओवरव्यू दैट कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक अधिकार है, मतलब एक तरीके से राइट तो है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन एक तरीके का राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। सोचो एक इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि एक शेयर मान लो 1,000 रुपए का फ्यूचर में बढ़ेगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वो क्या करेगी? वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेगी। वो सेलर को प्रीमियम 50 रुपीज दे देगी और बदले में एक राइट ले लेगी, ऑब्लिगेशन नहीं। अब उसके पास राइट है कि वो फ्यूचर में 1,000 रुपए पर शेयर खरीद सकती है। अगर प्राइस 1,200 रुपए हो गया तो 1,000 में खरीद कर उसको 200 का प्रॉफिट वो आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 900 रुपए हो गया तो वो ऑप्शन यूज ही नहीं करेगी, जितना लॉस होगा उसका सिर्फ प्रीमियम होगा। मतलब रिस्क लिमिटेड है, प्रीमियम और प्रॉफिट अनलिमिटेड। दूसरा पुट ऑप्शन। अब आयशा जो कि इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि भाई प्राइस तो गिरने वाला है, ठीक है, प्राइस तो
गिरने वाला है, तो वो क्या करेगी, पुट ऑप्शन ले लेती है। उसके पास राइट है कि 1,000 रुपए पे बेचने का। अगर 800 रुपए हो गया तो वो अभी भी 1,000 रुपए पर बेच देगी, और अगर प्राइस ही 1,100 रुपए हो गया तो उस केस में क्या होगा, वो ऑप्शन यूज ही नहीं करेगी। ठीक है। सो मतलब यहां पर उसको डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल गया, उसको डाउन साइड का प्रोटेक्शन मिल गया। राइट। सो एक ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता, किसी भी एसेट को खरीदने और बेचने के लिए फिक्स्ड प्राइस पर स्पेसिफाइड टाइम में। बायर के पास राइट होता है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। बायर प्रीमियम भरता है, रिस्क जो है वो बायर तक लिमिटेड रहता है और अनलिमिटेड होता है सेलर के लिए। सो इनमें से कौन सा बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है ऑप्शन को? देख, यहां पर अगर बात करें ऑप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि बायर के पास चॉइस है। बायर के पास चॉइस होती है, उसको डील करना है, कंपलसरी नहीं होता। मतलब उसको डील करना ऐसा नहीं कि उसको कंपलसरी डील करना पड़ेगा। अगर उसके मार्केट फेवर में है तो वो एक्सरसाइज कर लेगा, अगर मार्केट फेवर में नहीं है तो इस केस में वो उसको छोड़ देगा। इसीलिए ऑप्शन को राइट विदाउट ऑब्लिगेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, राइट लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। अब एक कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉल ऑप्शन कब लिया जाता है, जब उसको लगे कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा। करंट प्राइस 1,000 रुपीज है, स्ट्राइक प्राइस 1,000 रुपीज है, प्रीमियम 50 रुपीज का है, और वो कॉल ऑप्शन ले लेगी। अगर प्राइस 1,200 रुपए हो गया तो उसका प्रॉफिट 150 हो गया। मतलब प्राइस में जितना चेंज आया उसमें से प्रीमियम भी माइनस करेंगे। और अगर प्रॉफिट 900 रुपीज है तो लॉस 50 रुपीज ही प्रीमियम दिया जाएगा। तो कॉल ऑप्शन मतलब प्रॉफिट जब प्राइस इंक्रीज होता है। एक कॉल ऑप्शन को कब एक्सरसाइज किया जाता है? कॉल ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होता है जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होता है। जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होता है, क्योंकि बायर को चीप में बाय करने का फायदा मिलता है। इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, जो कि है स्ट्राइक प्राइसेस ग्रेटर देन के। राइट। के इज strike ST is here market price and K is strike price. अब बात करेंगे पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन में क्या होता है? अब देखो, इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस गिरने वाला है, तो स्ट्राइक प्राइस है 1,000 रुपीज, प्रीमियम है 40 रुपीज, प्राइस जो है वो 800 रुपए हो जाता है, तो प्राइस गिरेगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, सॉरी, प्राइस गिरेगा उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, उसमें से प्रीमियम हटा दिया 160 रुपए का, उसको प्रॉफिट हुआ। अब प्राइस हो गया 1,100 रुपए, तो उसको तो लॉस हो गया 40 रुपीज का। तो पुट ऑप्शन का मतलब होता है तभी प्रॉफिट होगा जब प्राइस गिरेगा। सो एक पुट ऑप्शन कब प्रॉफिटेबल होगा? जब मार्केट प्राइस गिर जाए, क्योंकि आप हाई प्राइस पर सेल कर सकते हो। सो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा, जब मार्केट प्राइस यहां पर कम होगा स्ट्राइक प्राइस से। क्लियर? देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अंडरलाइंग मतलब एसेट होता है, स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस मतलब फिक्स्ड प्राइस होता है। प्रीमियम मतलब कॉस्ट है, ऑप्शन की कॉस्ट क्या है? प्रीमियम। एक्सपायरी डेट जब कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो रहा होता है। और एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज होता है यहां पर बेसिकली
जब हम राइट को यूज कर रहे होते हैं, यूजिंग द राइट, ठीक है। सो अंडरलाइंग मतलब एसेट, स्टॉक, कॉमोडिटी, स्ट्राइक प्राइस मतलब फिक्स्ड प्राइस, प्रीमियम मतलब कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, एक्सपायरी डेट मतलब मेच्योरिटी डेट, एक्साइज मतलब यूजिंग द राइट, ठीक है। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेड कर रहा है तो उसको समझना पड़ेगा अंडरलाइंग शेयर है, स्ट्राइक प्राइस 1000 है, प्रीमियम 50 रुपीज है, एक्सपायरी 30 डेज है। ये सब सारी टर्म्स का यूज होता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सो प्रीमियम इन ऑप्शंस रेफर्स टू प्रीमियम वो अमाउंट है जो बायर सेलर को देता है राइट लेने के लिए। ये जनरली नॉन रिफंडेबल होता है, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, कॉस्ट पेड बाय बायर। अब इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है रिस्क प्रोफाइल एक ऑप्शन राइटर की? ऑप्शन राइटर की रिस्क प्रोफाइल देखो, सिंपल है। ऑप्शन राइटर का रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई ऑप्शन सेल करता है तो उसको अपफ्रंट प्रीमियम मिलता है, ये उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाए तो उसको थियोरेटिकली अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, स्पेशली कॉल राइटिंग में। सपोज अगर किसी ने 1000 रुपए की स्ट्राइक का कॉल सेल किया और प्राइस 300 रुपए चला गया, तो उसको 200 रुपए का लॉस हो सकता है। इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding intrinsic value of options and tell which is correct here. Which is correct here? देखो, जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा पे ऑफ पर डिपेंड होता है, पे ऑफ की वैल्यू पर डिपेंड होता है, ठीक है। पे ऑफ पर डिपेंड होता है, प्रीमियम पर डिपेंड नहीं होता। कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू तब होता है जब मार्केट प्राइस ज्यादा हो स्ट्राइक प्राइस से, जब मार्केट प्राइस ज्यादा हो स्ट्राइक प्राइस से। इसीलिए फॉर्मूला भी है मैक्सिमम ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस एंड जीरो, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा। पुट ऑप्शन के लिए यही रिवर्स है, मतलब मैक्सिमम जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है माइनस मार्केट प्राइस और जीरो का मैक्सिमम। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चाहे कैलकुलेशन नेगेटिव आ जाए तो उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। और एक्सपायरी के बाद भी इंट्रिंसिक वैल्यू ही एक्चुअल पे ऑफ बन जाता है। इसीलिए यहां पर जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट, जिसमें लिखा है कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू मैक्सिमम हमारी मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस और जीरो की, और पुट ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर ये भी स्टेटमेंट ठीक है, मैक्सिमम ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस और जीरो। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सिचुएशन बताता है पुट ऑप्शन एट द मनी की सिचुएशन में? देखो, पुट ऑप्शन एटीएम तब होता है जब अंडरलाइन प्राइस और स्ट्राइक प्राइस इक्वल हो जाए। इस सिचुएशन में ऑप्शन एक्सरसाइज करने से कोई गेन या लॉस नहीं होता।
एटीएम सिचुएशन एक ट्रांजिशन पीरियड होता है ऑन द मनी और इन द मनी के बीच में। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार कंफ्यूज करता है, वो भी एग्जाम के अंदर, स्पेशली जब कॉल और पुट को मिक्स कर दिया जाता है। तो हमेशा इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी सिचुएशन हमारी पुट ऑप्शन में एट द मनी में होती है, जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स why option premium increases with volatility? Which of the following best explains why option premium increases with volatility? देखो, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस का अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऑप्शन आईटीएम हो जाए एक्सपायरी तक। इसका मतलब बायर के लिए प्रॉफिट के चांसेस बढ़ गए, इसीलिए वो ज्यादा प्रीमियम देने के लिए रेडी हो जाता है, और इसी वजह से ऑप्शन प्रीमियम वॉलेटिलिटी के साथ इंक्रीज करता है। सो यहां पर हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, जो कि है हाइयर वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी फेवरेबल मूवमेंट की। इनमें से कौन सा ऑप्शन मनीनेस के लिए ट्रू है? ऑप्शन मनीनेस क्या होता है? ऑप्शन मनीनेस, देखो, मनीनेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ पे ऑफ पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट पर नहीं। मतलब प्रीमियम कंसिडर नहीं होता, अगर एक्सरसाइज करने पर गेन होता है। आईटीएम वो नहीं, आईटीएम गेन होता है, ओटीएम गेन नहीं होता। सो इसीलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा ओनली पे ऑफ पर बिफोर प्रीमियम। अगर एक ट्रेडर बाय कर रहा है पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के साथ, प्रीमियम दे रहा है 30 रुपए, एक्सपायरी के टाइम पर मार्केट प्राइस 750 हो जाता है, तो क्या रिजल्ट आएगा यहां पर? देखो, स्ट्राइक प्राइस कितना है? 800, मार्केट प्राइस कितना है? 750। ठीक है, अब यहां पर प्रीमियम क्या है? 30 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम हो गया 30 रुपीज। सो पुट पे ऑफ कितना है? पुट पे ऑफ कैसे निकालेंगे? 800 माइनस 750 विच इज इक्वल्स टू 50। अब इसमें से पे ऑफ में से हम प्रीमियम को माइनस करेंगे अपने प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए। पे ऑफ कितना है? 50, प्रीमियम कितना है? 30, आंसर आया 20। तो ये हमारा यहां पर पॉजिटिव है, मतलब प्रॉफिट है 20 रुपीज का। यह लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। पुट ऑप्शन तब प्रॉफिट देता है जब प्राइस गिरता है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त प्रीमियम माइनस करना हमेशा याद रखना है। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बैंक एक्सपेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट गिरेंगे सिग्निफिकेंटली, और ये बेनिफिट, इट वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस व्यू यूजिंग ऑप्शंस। मतलब बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, और वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं ऑप्शंस का यूज करके। तो कौन सी स्ट्रैटेजी यहां पर सबसे एप्रोप्रिएट होगी? देखो, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के लिए लॉजिक क्या है? अगर रेट गिरेगा तो पुट वैल्यू बढ़ेगी, अगर रेट बढ़ेगा तो जो कॉल वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। कॉल वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, अब बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो गिरेगा, तो उसको पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए।
ये उसको फॉलिंग रेट से बेनिफिट देगा। कैप एक्चुअली कॉल ऑप्शन होता है इंटरेस्ट रेट पर, जो राइजिंग रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, बाइंग द इंटरेस्ट रेट पुट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक इन्वेस्टर कॉल ऑप्शन खरीदता है और अंडरलाइंग प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से बिलो रहते एक्सपायरी तक। इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो सिंपल है, अगर कॉल ऑप्शन एक्सपायरी तक ऑन द मनी रहता है, मतलब प्राइस स्ट्राइक से कम रहता है, तो बायर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से लॉस होगा। और इस केस में बायर का मैक्सिमम लॉस सिर्फ प्रीमियम होता है। ये ऑप्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है, डाउन साइड लिमिटेड है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, जो कि है इन्वेस्टर सिर्फ अपना प्रीमियम ही लूज करेगा। उसको सिर्फ जो भी उसका लॉस होगा वो सिर्फ प्रीमियम तक ही लिमिटेड होगा। अब ट्रेडर अगर कॉल ऑप्शन सेल करता है अंडरलाइंग एसेट को होल्ड किए बिना, प्राइस बढ़ गए शार्पली, तो क्या इंप्लीकेशन होगा इसका? देखो यहां वर्ड यूज हुआ है नेक्ड कॉल। ये कॉल सबसे रिस्की स्ट्रैटेजीज में से एक है। सेलर के पास अंडरलाइंग एसेट नहीं है और उसने कॉल को सेल कर दिया। अगर प्राइस शार्पली यहां पर बढ़ जाता है तो उसको से हाई प्राइस में मार्केट से हाई प्राइस में एसेट खरीदकर लो स्ट्राइक पर डिलीवर करना पड़ेगा। इसके लिए इसके लिए बेसिकली लॉस थियोरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। सो यहां पर हम बोलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक फर्म किसी रिवर्स कॉलर में एंटर कर जाती है फ्लोर और को खरीदकर और कैप को बेचकर, तो इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव? देखो रिवर्स कॉलर का मतलब क्या होता है? फ्लोर बाय मतलब मिनिमम रेट का प्रोटेक्शन। कैप सेल क्या होता है? मतलब मैक्सिमम रेट पर लिमिट को एक्सेप्ट करना। और अब इसका ऑब्जेक्टिव होता है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट से प्रोटेक्शन लेना, लेकिन उसके बदले राइजिंग रेट्स का बेनिफिट लिमिट कर देना। ये एक कॉस्ट एफिशिएंट हेजिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें बैंक एक बैंड क्रिएट करता है जिसमें उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मूव करेगा। सो ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। अब यहां पर मैकमिलन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो चलिए करते हैं मैकमिलन के क्वेश्चन। एक ऑप्शन इनमें से क्या प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन देखकर आप क्या बोलेंगे? सिंपल, ऑप्शन का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है राइट लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। जब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो बायर के पास या तो राइट टू बाय होता है या राइट टू सेल होता है। ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑप्शंस कभी भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बाय एंड सेल दोनों का राइट नहीं देता। वो ऑप्शन नहीं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेरिवेटिव हो जाता है। इसीलिए यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, either the right to buy or right to sell and underline. Which of the following is not a characteristic of call option on a stock? देखो
कॉल ऑप्शन कभी भी स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होने की गारंटी कभी नहीं देता। ये सिर्फ एक राइट देता है बाय करने का फिक्स्ड प्राइस पर। प्राइस बढ़े या ना बढ़े वो मार्केट पर डिपेंड करता है। ऑप्शन कोई गारंटी नहीं देता। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। एक गारंटी दैट द स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज, ऐसी गारंटी कभी नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव मार्केट? देखो, डेरिवेटिव मार्केट के एडवांटेजेस तो सिंपल है। अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए बोल रहा है कि डेरिवेटिव लेस वॉलेटाइल होते हैं, ये तो गलत है। दरअसल डेरिवेटिव्स ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि लेवरेज होता है, ठीक है, छोटा इन्वेस्टमेंट और बड़ा एक्सपोजर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यहां पे डेरिवेटिव रिस्क ट्रांसफर करते हैं। और ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है। तो हम यहां पर जो करेक्ट आंसर मानेंगे, यह हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए यहां पर नहीं है। Which of the following pieces of information is not conveyed by at least one type of derivative? देखो, डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वॉलेटिलिटी, ऑप्शन प्राइसिंग से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मिलती है। फिर ऑप्शन बी, ये सबसे वाइडली यूज होने वाली स्ट्रैटेजी है। ये कोई डेरिवेटिव डायरेक्टली रिवील नहीं करता, मार्केट का बिहेवियर बताता है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं। इसीलिए हायर वॉलेटिलिटी, सॉरी, मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रैटेजी फॉर द अंडरलाइंग। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्ड कर रहा है क्रिटिसिज्म के लिए? डेरिवेटिव जो है डिस्टेबलाइज हो सकते हैं, डिस्टेबलाइज हैं डेरिवेटिव मार्केट के लिए। देख, डेरिवेटिव पर क्रिटिसिज्म होता है, ये मार्केट को डिस्टेबलाइज करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होगा? मार्केट क्रैश करता है डेरिवेटिव के आने से पहले भी। मार्केट क्रैश डेरिवेटिव के आने से पहले भी होते थे। सो यहां पर हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। मार्केट क्रैशेस एंड पैनिक्स हैव अकर्ड सिंस लॉन्ग बीइंग बिफोर डेरिवेटिव एग्जिस्टेड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्वैप, स्वैप क्या होता है? स्वैप होता है जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो कि हम अपना फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सचेंज कर लेंगे। प्राइवेट के बदले फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के बदले प्राइवेट, सॉरी फिक्स्ड, ठीक है। ये एक प्राइवेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ओवर द काउंटर होता है। कैश फ्लोज एक्सचेंज किए जाते हैं स्पेसिफिक डेट पर, और एक कैश फ्लो डिपेंड करता है वेरिएबल पर। कौन से वेरिएबल पर? जैसे कि इंटरेस्ट का रेट, एक्सचेंज का रेट, एक्सेट्रा। मतलब समझो एक पर्सन ए है, उसके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन है, उसको चाहिए फ्लोटिंग, ठीक है। दूसरा पर्सन है, उसके पास फ्लोटिंग है, उसको फिक्स्ड चाहिए। दोनों ही अनहैप्पी हैं अपने अपने इंटरेस्ट लोन से, तो वो दोनों मिले, उन्होंने आपस में अपने जो इंटरेस्ट लोन है उनको एक्सचेंज कर लिया। अब ए फ्लोटिंग देगा, बी फिक्स्ड देगा। इसी एक्सचेंज को स्वैप कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर एक पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है जबकि दूसरी पार्टी फ्लोटिंग इंटरेस्ट को पे करती है। फ्लोटिंग मतलब जो चेंज होता रहेगा मार्केट के हिसाब से, लेकिन फिक्स्ड एक बार फिक्स्ड हो गया तो फिक्स्ड ही रहेगा। और पेमेंट्स भी पीरियोडिकली एक्सचेंज होती है। आईआरएस के अंदर दो पोजीशन होती है। बायर की पोजीशन लॉन्ग पोजीशन होती है जो फिक्स्ड पे करता है, फ्लोटिंग रिसीव करता है। जबकि सेलर के अंदर क्या होता है? वो फ्लोटिंग पे करता है और फिक्स्ड रिसीव करता है, ठीक है। फिर क्या फायदे हैं स्वैप्स के? फीचर्स क्या है? एक तो फिक्स्ड रेट है जो स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाएगा, वो अब कांस्टेंट रहेगा जब तक स्वैप चलेगा। फ्लोटिंग रेट क्या है? ये चेंज होता है टाइम के साथ, और ये बेस्ड है बेंचमार्क पर, जैसे कि माइबर, ट्रेजरी बिल रेट्स और जी सेक यील्ड्स। जी सेक यील्ड्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड।
ठीक है। टेनोर क्या है? ड्यूरेशन, जो भी स्वैप का ड्यूरेशन होगा, वैसे तो कॉमन है 5 साल 10 साल। सो स्वैप के जो फीचर, एक तो फिक्स्ड है, फ्लोटिंग रेट है, टेनोर यहाँ पर 5 से 10 साल का मिलता है, कोई इनिशियल पेमेंट नहीं होती, किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं होता स्टार्टिंग में, स्वैप वैल्यू बिल्कुल जीरो रहती है, कोई प्रीमियम बिगनिंग में पे नहीं किया जाता, और फिक्स्ड रेट सेट होता है ताकि प्रेजेंट वैल्यू दोनों साइड्स की इक्वल हो सके। वहीं पर हमारा नोशनल प्रिंसिपल एक ऐसा अमाउंट यूज किया जाता है जिसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको एक्चुअली एक्सचेंज नहीं किया जाता, इसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि 5 करोड़ रुपए, तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है। फिर टेनोर, टेनोर क्या होता है? कितना टाइम पीरियड है स्वैप का, मतलब टेनोर मतलब कितना टाइम पीरियड है स्वैप का, उसे हम टेनोर बोलते हैं। फिर उसके बाद नोशनल प्रिंसिपल, जिस पर इंटरेस्ट अमाउंट हमारा कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा टेनोर, टेनोर मतलब कि जो भी टाइम पीरियड है हमारे स्वैप का। फिर हमारा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं? सो आपके ब्रोकर्स, जो दो पार्टीज को कनेक्ट करते हैं। पार्टीज आपस में तो एक दूसरे को नहीं ढूंढ सकती हैं, तो वो क्या करती हैं, यहाँ पर जो ब्रोकर्स है उनकी हेल्प लेती है, जो दो पार्टीज को आपस में कनेक्ट करता है। स्वैप के डीलर्स कौन होते हैं? जो खुद ही काउंटर पार्टी बन जाते हैं। और स्वैप फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं? जो स्वैप से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्वैप का फैसिलिटेटर। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म नोशनल प्रिंसिपल, वो अमाउंट जिसको यूज किया जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, लेकिन कुछ भी एक्चुअल में एक्सचेंज नहीं होता। फिर उसके बाद टेनोर, टेनोर होता है टाइम पीरियड स्वैप का। पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें स्वैप ब्रोकर्स, स्वैप डीलर्स, स्वैप फैसिलिटेटर्स। अब कितने तरीके के हमारे स्वैप्स होते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है? फिक्स्ड और फ्लोटिंग की लड़ाई, मतलब फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप। करेंसी स्वैप क्या होता है? जहां पर डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज की पेमेंट्स को एक्सचेंज किया जाता है। कॉमोडिटी स्वैप में तो फिक्स्ड प्राइस और मार्केट प्राइस की लड़ाई होती है, जब मतलब जहां कॉमोडिटी बेसिकली जहां बात हो रही हो कॉमोडिटी की, ठीक है, उसे कहते हैं कॉमोडिटी स्वैप। कॉमोडिटी में हमारा कुछ भी आ सकता है, ऑयल, व्हीट और किसी भी कोई भी चीज कॉमोडिटी से रिलेटेड। सो इन द कॉमन लैंग्वेज, जहां पर दो पार्टीज अपने कैश फ्लोज को एक्सचेंज करती हैं किसी अंडरलाइंग कॉमोडिटी मार्केट प्राइस पर, वो भी फिक्स्ड प्राइस के अगेंस्ट एक सेट पीरियड में। ठीक है, मतलब एक पार्टी फिक्स पीरियड फिक्स प्राइस देगी, जबकि दूसरी पार्टी फ्लोटिंग और मार्केट प्राइस देगी, और इसी डिफरेंस को कैश में सेटल्ड कर दिया जाता है। फिर आता है इक्विटी स्वैप, मतलब इक्विटी रिटर्न्स वर्सेस इंटरेस्ट पेमेंट्स इसमें इंक्लूड होती है। अब स्वैप का आखिरकार यूज क्यों किया जाता है? सिर्फ एक ही मोटिव है जिसके लिए स्वैप का यूज किया जाता है, वो है रिस्क का मैनेजमेंट करना। रिस्क का मैनेजमेंट करना मतलब रिस्क मैनेजमेंट किसी भी बैंक, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना बैंक्स अपने आप को, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अपने आप को समझ ही नहीं सकते। अगर रिस्क मैनेज नहीं किया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो स्वैप एक डेरिवेटिव है जो यूज किया जाता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। सपोज करो एक कंपनी के पास फ्लोटिंग लोन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, फिर वो स्वैप में एंटर करेगा कि उसको सिर्फ फिक्स्ड ही पे करना पड़े, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए स्वैप्स का यूज किया जाता है। स्वैपेशन जैसे ऑप्शन होता है ना, कि ठीक है अगर मुझे मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तो मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगी, वैसे ही स्वैपेशन होता है एक ऑप्शन कि स्वैप में एंटर करना है फ्यूचर में या नहीं। इसमें राइट दिया जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं। बायर को प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर किसी को स्वैप बाद में शुरू करना है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो स्वैपेशन का यूज कर सकता है।
और किसी एग्जिस्टिंग स्वैप को एग्जिट करने के लिए, या फिर इंटरेस्ट रेट चेंजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन पाने के लिए स्वैपेशन का यूज होता है। सपोज एक कंपनी लोन लेती है फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन अनश्योर है कि अगर रेट इंक्रीज हो जाएगा तो वो स्वैपेशन को यूज कर देगी, और अगर रेट गिर जाएगा तो वो स्वैपेशन को इग्नोर कर देगी। कोई प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट कैश फ्लोज एक्सचेंज होते हैं, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है स्टार्टिंग में, और इसको सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। सो स्वैप एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज, IRS मतलब इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक्सचेंज होना, ठीक है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक्सचेंज होना। दूसरा, स्वैपेशन एक ऑप्शन है स्वैप पर, और इसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। वैल्यू चेंज होती है इंटरेस्ट रेट्स के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ वैल्यू को चेंज किया जाता है। तो अभी तक आपने सीखा कितने तरीके के स्वैप होते हैं, की फीचर्स क्या हैं स्वैप के। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर रिलेटेड है। अगर एक इंटरेस्ट रेट स्वैप है, फिक्स्ड रेट डिटरमाइन होगा, फिक्स्ड रेट को डिटरमाइन किया जाएगा कैसे, कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज करेक्ट? देखो, बहुत आसान है। हमें पता है जो स्वैप है उसका इनिशियल वैल्यू, जीरो होता है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू जीरो होता है। इसीलिए फिक्स्ड रेट ऐसे सेट होते हैं कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों लेग्स का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल हो, तभी फेयर डील मानी जाती है, उसे तभी फेयर डील बोलते हैं। तो मतलब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है फिक्स्ड लेग का वो इक्वल होना चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के फ्लोटिंग लेग जो इनिशिएशन पर होता है। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नोशनल प्रिंसिपल के लिए सही है? मैंने आपको बताया नोशनल प्रिंसिपल का क्या क्या ही यूज होता है। नोशनल प्रिंसिपल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? देखो, नोशनल प्रिंसिपल जो है उसका यूज होता है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो है नोशनल प्रिंसिपल का यूज होता है। एक्चुअल पैसा एक्सचेंज नहीं होता, यही कॉन्सेप्ट स्वैप का कोर है। इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि है इट इज ओनली यूज्ड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं एक एंटर करने के बाद पे में, और वो मतलब फिक्स्ड पे करने के लिए, और वो फ्लोटिंग स्वैप उनको मिलता है, तो पोजीशन क्या होगी? तो इस केस में पोजीशन क्या होगी? देख, सिंपल है, अगर रेट बढ़ा तो फ्लोटिंग पेमेंट भी बढ़ेगा। यहां पर हम रिसीव कर रहे हैं फ्लोटिंग, मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा, और जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, वो एसेट बन जाएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए वैल्यू का गेन होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। इनमें से स्वैपेशन का कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि स्वैपेशन क्या है? What is the meaning of swapation?
देखो, स्वैपेशन मैंने आपको बताया सिंपल ऑप्शंस की तरह ही होता है, जहां पर एक राइट तो होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। चाहो तो यूज कर लो, वरना एक्सपायर होने दो, लॉस लिमिटेड होगा प्रीमियम तक। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन कि ठीक है इन फ्यूचर मुझे स्वैप की जरूरत पड़ती है तो मैं स्वैपेशन में एंटर कर जाऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि स्वैप का यूज करना चाहिए तो आई विल यूज स्वैप, नहीं तो एक्सपायर होने दूंगी, इसके बदले मुझे प्रीमियम पे करना होगा। इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। इन अ करेंसी स्वैप विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्सचेंज? करेंसी स्वैप में क्या एक्सचेंज होता है? देखो, करेंसी स्वैप में जनरली प्रिंसिपल भी एक्सचेंज होता है और इंटरेस्ट भी एक्सचेंज होता है, क्योंकि करेंसीज अलग अलग होती है। तो यहां पर प्रिंसिपल भी एक्सचेंज होता है और इंटरेस्ट भी एक्सचेंज होता है। दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। कौन सा बेंचमार्क यूज होता है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर? तो सबसे पहले तो ये बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क जो कि एक तरीके का बेंचमार्क रेट हम उसे बोलते हैं, एक ऐसा पब्लिकली एक्सेसिबल होने वाला रेट जिसको रेफरेंस रेट की तरह यूज करते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। सो यहां पर इंडिया के अंदर जो यूज होता है वो भी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए, वो है माइबर। माइबर मतलब मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट यूज होता है, वो भी फ्लोटिंग रेट के लिए। सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माइबर किसके लिए यूज होता है? फ्लोटिंग रेट के लिए। अगर एक बैंक चाहता है अपनी फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी को फिक्स्ड रेट लायबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखो, बैंक यहां पर ऑलरेडी फ्लोटिंग पे कर रहा है, ठीक है। स्वैप में फ्लोटिंग पे करने और फिक्स्ड को रिसीव करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा उनको? सिंपली फ्लोटिंग पे करेगा और रिसीव करेगा फिक्स्ड। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है, जो कि है पे फ्लोटिंग रिसीव फिक्स्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यही तो स्वैप है। इनमें से कौन सा रिस्क यूज हेज किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है इसके लिए अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का यूज कर रहे हैं तो? देखो, स्वैप का मेन यूज है इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना, जैसे रेट बढ़ने या गिरने का रिस्क। तो स्वैप का काम क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेजेबल बनाना। सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, जो कि है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इनिशिएशन के बाद स्वैप की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है एक पार्टी के लिए, क्यों? After initiation, the value of swap becomes positive for one party because देखो, स्वैप का वैल्यू चेंज होता है कब? जब मार्केट रेट के अंदर चेंजेस आते हैं, तब जाके स्वैप का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तब एक पार्टी को फायदा होगा और दूसरी पार्टी को लॉस होगा।
सो इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से एक पार्टी को तो पॉजिटिविटी आएगी और एक पार्टी को लॉस होगा, इसीलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है, इंटरेस्ट रेट चेंज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो, अगर हम बात करें स्वैप ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दूसरा स्वैप का वैल्यू 0 होता है इनिशिएशन के टाइम पर, फिर स्वैप इन्वॉल्व करते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल आईआरएस में। ऐसा तो नहीं होता, इंटरेस्ट रेट स्वैप में प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट कैश फ्लोज एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। और स्वैप तो मदद करते ही करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, सो इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो गया। इसको छोड़कर बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैकमिलन क्वेश्चंस करते हैं। स्वैप इक्विवेलेंट है किस सीरीज के? स्वैप इज इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ सो विच आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? देखो, स्वैप को समझना है ना, तो उसे मल्टीपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉम्बिनेशन समझो, मतलब वो मल्टीपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। हर पेमेंट डेट के लिए एक अलग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और सब अपने अपने फॉरवर्ड रेट्स पर प्राइस्ड होते हैं, ना कि एक ही सिंगल स्वैप रेट पर। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तो पता है क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर प्राइवेटली कस्टमाइजेबल तरीके से पार्टीज एग्री होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने के लिए, जैसे कॉमोडिटीज, करेंसी, सिक्योरिटीज। वो भी पहले रेट डिसाइड कर लेंगी और फ्यूचर में उसको जाकर के सेटलमेंट करेंगी। ठीक है, इसलिए ओटीसी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सो स्वैप को समझने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि उसे मल्टीपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉम्बिनेशन मानना शुरू कर दिया जाए। तो एक स्वैप इक्विवेलेंट है किस सीरीज के? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और हर अपना क्रिएट करता है एप्रोप्रिएट फॉरवर्ड प्राइस, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। Buyer of the IRS by convention pays at dash rate and receives at dash rate. कन्वेंशन, देखो, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो बायर होता है वो लॉन्ग पोजीशन में होता है। बेसिकली वो क्या करता है? फिक्स्ड को पे करता है, ठीक है, और फ्लोटिंग को रिसीव करता है। इसीलिए हम याद रख सकते हैं बायर को फ्लोटिंग का बेनिफिट चाहिए होता है। दैट मींस जो बायर होगा इंटरेस्ट रेट स्वैप का कन्वेंशन पर पे करेगा फ्लोटिंग रेट और रिसीव करेगा फिक्स्ड रेट। सो ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब पे करेगा वो फिक्स्ड रेट। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस पे पे करेगा फिक्स्ड पर और रिसीव करेगा फ्लोटिंग। सो इसीलिए ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन के पार्ट के हिसाब से अगर हमें पेमेंट अमाउंट को डिटरमाइन करना हो तो क्या लेंगे हम? जहां कैलकुलेशन का नाम आ जाए वहां पर सिर्फ एक नाम आता है। स्वैप के अंदर एक्चुअल प्रिंसिपल तो एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ नोशनल प्रिंसिपल यूज होता है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। सो सिर्फ नोशनल प्रिंसिपल हम यहां पर लेंगे। अगर 10 करोड़ का नोशनल है तो इंटरेस्ट इसी पर कैलकुलेट होगा, लेकिन 10 करोड़ एक्सचेंज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, notional principal amount. In case of interest rate swap,
इनमें से कौन सी पार्टी पे करती है प्रीमियम इनिशिएशन के टाइम पर? सो आईआरएस का इनिशियल वैल्यू तो 0 होता है, इसलिए कोई प्रीमियम ही नहीं देता। अगर प्रीमियम होता तो वो स्वैप नहीं, ऑप्शन टाइप प्रोडक्ट होता, जैसे स्वैपेशन। इसीलिए कोई प्रीमियम पे नहीं करता आईआरएस कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी इनिशिएशन के टाइम पर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इन केस अ काउंटर पार्टी एक्सपेक्ट कि उसको फ्लोटिंग रेट जो मिल रहा है वो इंक्रीज होगा, तो वो किस में एंटर करेगी? वो पार्टी, देखो, अगर किसी को लगता है कि फ्लोटिंग रेट बढ़ेगा तो वो फ्लोटिंग रिसीव करना चाहेगा, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा और फिक्स्ड पे करेगा। सो यही पोजीशन होती है लॉन्ग आईआरएस कॉन्ट्रैक्ट की। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि स्वैप मतलब होता है सीरीज ऑफ फॉरवर्ड, बायर पे करता है फिक्स्ड और उसको फ्लोटिंग मिलता है, कोई प्रीमियम नहीं होता आईआरएस में, नोशनल अमाउंट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है। और अगर लगता है कि रेट बढ़ रहा है फ्लोटिंग के अंदर, तो उस केस में आईआरएस लेना, लॉन्ग आईआरएस लेना बेटर होता है।